आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं इटमोलॉजी के बारे में, तो ध्यान से देखिए। अब इस किसे कहते हैं हम इटमोलॉजी, तो आप देखिए, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं आप। एक परिभाषा के रूप में आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। दूसरा में कह सकते हैं स्टडी ऑफ द डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स from different languages, यानी यदि आप हिंदी में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि विभिन्न भाषाओं से अंग्रेजी में जिन शब्दों को लाया गया, बोरो किया गया, उन्हें ही हम पढ़ते हैं इटमोलॉजी में। आज आपको जानकर बेहद सुखद आश्चर्य होगा कि जो ये अंग्रेजी का बड़ा सा वोकैबुलरी वाला जो आपका डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में अंग्रेजी ने अन्य भाषाओं से कितने कितने शब्द को डेराइव किए हैं, बोरो किए हैं। तो आप देखिए कि लगभग 25% शब्द लिए गए हैं इसमें लैटिन से, लगभग 22% लिए गए हैं ग्रीक से, लगभग 15% लिए गए हैं फ्रेंच से। ये तीन जो है लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, ये तीन से मेजर बोरोइंग हुआ है अंग्रेजी में। और हिंदी से भी लिए गए हैं, हिंदी से भी 2% के आसपास। आप संस्कृत से ले लीजिए, संस्कृत से भी 2 से 3% लिए गए हैं। उर्दू से लिए गए हैं 2%, उर्दू से, ग्रीक से, हिब्रू से लिए गए हैं, पर्शियन से लिए गए हैं। दुनिया का जितना भी लैंग्वेज है सभी से अंग्रेजी में बोरोइंग्स हुए हैं, और इन्हीं बोरोइंग्स को हम लोग इटमोलॉजी में पढ़ते हैं कि अंग्रेजी में जिन शब्दों का आज प्रयोग हो रहा है इसके रूट किस लैंग्वेज से लिए गए हैं। आज उसी पर विस्तृत चर्चा होगी। आइए हम लोग एक एक कर अंग्रेजी के द्वारा जो बोरोइंग किए गए हैं अन्य लैंग्वेजेस से, उसको विषयवार रूप में एक एक लैंग्वेज को सामने रख करके हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आज सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ग्रीक बोरोइंग से। ग्रीक बोरोइंग से हम लोग शुरू करेंगे कि यूनानी भाषा से कितना शब्द लिया गया है और कौन कौन शब्द लिया गया है। आप देख कर के आश्चर्यचकित होंगे कि अंग्रेजी में ग्रीक लैंग्वेज से बहुत सारे शब्द लिए गए हैं। एक शॉर्टकट टेक्निक आप समझ लीजिए कि यदि किसी भी शब्द के अंत में एस लगा हुआ हो, ओ एस लगा हुआ हो या ओ यू एस लगा हुआ रहे, तो आप सीधे समझ लीजिए कि इसका रूट जो है वो ग्रीक रूट है। ये किसका रूट है? ये ग्रीक का रूट है, ये रूट इंग्लिश का नहीं हो सकता है। आ जाइए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। एक वर्ड है, आप देखिए यहाँ, एंथ्रोपोलॉजी, आपने सुना होगा, अर्थ होता है मानव विज्ञान। अब एंथ्रोपोलॉजी का मतलब मानव विज्ञान ही क्यों होता है? दानव विज्ञान भी हो सकता था, क्यों नहीं होता है? तो गौर करिए, ये 2 विभक्तियों से मिलकर बना है। एक विभक्ति है एंथ्रोपोस, इसका अंग्रेजी में मतलब होता है मैनकाइंड, इसका हिंदी में मतलब होता है मानवता। तो आपने देखा एक विभक्ति एंथ्रोपोस है और दूसरा विभक्ति है लोगोस, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ, कह लें आप, या फिर आप साइंस भी कह सकते हैं। दोनों का समेकित मतलब होगा विज्ञान। अब जब आप दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है एंथ्रोपोलॉजी। अब
यदि आप 1,00,000 शब्दों में भी ये एंथ्रोपोस विभक्ति देखते हैं तो उसका अर्थ मानवता से ही संबंधित होगा। इसको समझने में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि लाखों शब्द में आप लोगोस देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि यह अर्थ साइंस का ही देगा या स्टडी ऑफ का ही अर्थ देगा, चाहे वो कोई भी लॉजी हो, जेरेंटोलॉजी, सिस्मोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, जितना भी लॉजी है तो उसका अर्थ साइंस ही होगा, क्योंकि इसका रूट है लोगोस। तो आपने देखा। अब एक विभक्ति और है, जैसे मान लीजिए आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट कह देते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है? इसका मतलब हो जाएगा अ पर्सन, इसका मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन, अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव विज्ञानी आप इसको कह सकते हैं। ये कैसे हुआ? इसका तीसरा रूट को आप समझिए। ये रूट है स्टोस। स्टोस का मतलब है अ पर्सन हैविंग एक्सपर्टाइज इन डॉट डॉट डॉट। जब भी किसी शब्द में IST लगा हुआ रहे लास्ट में तो वह पर्सन को सूचित करेगा, वह पर्सन जो उस संदर्भ में एक्सपर्ट हो। तो आपने देखा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट में आपका 3 विभक्ति है। पहला है एंथ्रोपोस, दूसरा है लोगोस और तीसरा है स्टोस। तो 3 विभक्तियों से मिलकर बना आपका एंथ्रोपोलॉजी। अब जब भी कभी एंथ्रो से मिला हुआ कोई शब्द आएगा तो आपको समझते देर नहीं लगेगी कि यह शब्द मानवता से ही संबंधित हो सकता है, किसी अन्य चीज से इसका संबंध नहीं हो सकता है। अब एक और इसी से मिलता जुलता देखिए आप, जैसे एंथ्रोफोबिया। आपने सुना होगा कि मनुष्य से जिसको डर लगता है, इसका मतलब होता है मानवता से भय। मानवता से भय, ये भय क्यों हुआ? क्योंकि आप पहला विभक्ति जो था एंथ्रोपोस, उसको तो आप जान रहे हैं। दूसरा विभक्ति है फोबोस। फोबोस का मतलब होता है फियर ऑफ, यानी भय। जब भी किसी शब्द में फोबो आएगा, फोबिया आएगा, फोबोस आएगा तो अर्थ क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। इसलिए एंथ्रोफोबिया का मतलब हो गया फियर फ्रॉम मैनकाइंड। इसका अर्थ क्या हो गया हिंदी में? अंग्रेजी में क्या कहेंगे आप इसको? फियर फ्रॉम मैनकाइंड। आप अंग्रेजी में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे मानवता से भय। अब एक और विभक्ति यहाँ आपको जानना चाहिए, इकोस। इकोस का मतलब हो जाता है पर्सन। और इकोस के रूप में IC आप देखे होंगे शब्दों के पीछे लगा हुआ। जैसे अब इसी को देखिए, जिस आदमी को मनुष्य से डर लगता हो उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोफोबिक। एंथ्रोफोबिक। आप यहाँ गौर कीजिए कि IC यहाँ लगा हुआ है, मतलब हो गया इसका अ पर्सन हु हैज फियर फ्रॉम मैनकाइंड, यानी जिस व्यक्ति को मानवता से भय लग रहा हो उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एंथ्रोफोबिक। ठीक है। अब एक और शब्द पर हम लोग चर्चा करें। अब आपको कभी भी एंथ्रो से संबंधित जब भी कोई वर्ड आपको दिखे तो आप निश्चित रूपेण यह मान लें कि उसका अर्थ मानवता से संबंधित होगा। जब भी लोगोस लगा हुआ कोई शब्द आपको दिखे तो आप निश्चित रूप से मान लें कि उसका अर्थ स्टडी ऑफ से होगा, विज्ञान से होगा, साइंस से होगा। जब भी स्टोस लगा हुआ IST कहीं दिख जाए आपको पीछे में लगा हुआ, जैसे नॉवेलिस्ट, कार्टूनिस्ट, जब भी IST लगा हुआ दिखे तो समझिए एन एक्सपर्ट पर्सन को डिनोट करेगा। और जब भी IC लगा हुआ दिख जाए तो अ पर्सन दिखेगा। ये तो आपने समझ लिया। अब देखिए आपने सुना होगा मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप भी आपने जरूर सुना होगा। अब देखिए मिसएंथ्रोप।
गौर करिए, इसका मतलब होता है हेट फॉर मैनकाइंड, मानवता से घृणा। क्यों हुआ मानवता से घृणा? इसका मतलब क्योंकि इसमें जो विभक्ति है MISEIN, ये आपके लिए नया विभक्ति है। इसका मतलब होता है हेट या हेटर, घृणा या घृणा करने वाला। अब जब भी किसी में मिस आएगा MIS, आप निश्चित समझ लीजिए कि इसका अर्थ घृणा करना ही होगा या घृणा ही हो सकता, दूसरा कुछ नहीं होगा। एंथ्रोपोस से आप पहले से परिचित हैं, दोनों विभक्ति में मिसिन से अभी परिचित हुए, एंथ्रोपोस से पहले से परिचित हैं। दोनों को आप मिला दिए तो अर्थ हो गया हेटर ऑफ मैनकाइंड। अब गौर करिए एक और शब्द MISOGYNY, मिसोजीनी। इसका मतलब होता है मिस है आगे में लगा हुआ तो हेटर ही होगा, हेट या हेटर ही होगा। और यहाँ ये पीछे वाले विभक्ति का मतलब हो जाता है वूमन। अब जब भी कभी आपको GYNY लगा हुआ मिले तो ये औरत को ही संबंधित होगा, औरत का ही अर्थ देगा। ये जाइनी लगा हुआ है तो औरत होगा। आपने गायनकोलॉजिस्ट सुना होगा, ये GYN ये रहे या GYNY रहे, जब भी ये शब्द आएगा तो यह औरत को ही डिनोट करेगा। तो मिसोजीनी मतलब हो गया हेटर ऑफ वुमन, क्योंकि मिसिन से आप पहले से परिचित थे और जीनी से अभी परिचित हुए। दोनों विभक्ति को जोड़ दीजिए आप। अब लाखों शब्द में आप जीनी लगाइएगा तो औरत ही होगा, लाखों में मिसिन लगाइएगा तो हेट ही होगा। अब देखिए इसी को, इसका एक और शब्द को आप देखिए, फिलोजीनी। इसका मतलब होता है लवर ऑफ वुमन। लवर ऑफ वुमन ही क्यों हुआ, इसको भी आप देखिए। ये जीनी से तो आप परिचित हैं, वुमन होगा। अब ये जो फिलो है ये लिया गया है रूट फिलोस से। फिलोस का मतलब होता है लव या लवर। आप जब भी फिलोस कहीं लगाएंगे, लगा हुआ देखेंगे तो अर्थ दे देगा वो लव या लवर का। तो जैसे फिलोजीनी हुआ तो लवर ऑफ वुमन हो जाएगा, मिसोजीनी है तो हेटर ऑफ वुमन हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। हम लोग एक एक कर सभी रूट वर्ड पर हम लोगों को चर्चा करनी है, ताकि अंग्रेजी की जो वास्तविक औकात है उसका पता आपको चल सके, आपके अंदर से घबराहट खत्म हो सके और आप आसानी से अंग्रेजी सीख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।